हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी एक्सप्रेस आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान पर जो कि यूपीएससी के सेकंड पेपर में आता है। भारतीय संविधान के तहत हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि यह संविधान है क्या, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, कब हुई और कैसे हुई। और इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। पहले हम उस उदाहरण को समझेंगे और उस उदाहरण को समझते हुए हम संविधान को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जब हम लोग घूमने के लिए बाहर निकलते हैं तो सड़कों पर घूमने के दरमियान हमें चौराहा मिलता है। चौराहों पर हम लोग देखते क्या है कि यहाँ पर रेड लाइटें होती हैं, ट्रैफिक पुलिस होते हैं। आखिर यहाँ पर रेड लाइटें एवं ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम क्यों किया गया है, इसके पीछे कौन से तर्क हैं। यहाँ पर रेड लाइटें एवं ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम इसलिए किया गया कि अगर ये यहाँ पर ना रहे तो गाड़ियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे से टकराएगी, अर्थात दुर्घटना की संभावना रहेगी, जिससे अव्यवस्था एवं अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा रहेगा। इस स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर रेड लाइट एवं ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ हम उदाहरण में देखते हैं कि पर्व के दरमियान बहुत सारे प्रवासी अपने घरों को वापस जाते हैं, तो इस दरमियान स्टेशन पर भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। तो इस दरमियान वहां पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री रोक दी जाती है, कारण कि भीड़ भाड़ में भगदड़ मचने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, जिसमें लोग भी मरते हैं। तो स्टेशन पर व्यवस्था बनी रहे इसलिए वहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री रोक दी जाती है। सड़कों पर यातायात व्यवस्था बनी रहे इसलिए रेड लाइट एवं ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम किया जाता है। उसी तरह हम देखते हैं क्या है कि एक देश में बहुत सारी जातियां होती हैं, बहुत सारे धर्म होते हैं, क्षेत्र होते हैं, भाषाएं होती हैं और इन लोगों के अपने अपने हित होते हैं। सभी लोग अपने हितों की पूर्ति में लगे रहते हैं, अर्थात वो अपने हितों की प्राथमिकता देते हैं। अगर यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो तो क्या होगा, मत्स्य न्याय, अर्थात जो मजबूत एवं बलवान लोग होंगे वो अपने हितों की पूर्ति करेंगे और कमजोर लोग पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर व्यवस्था जिस तरीके से सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूल्स रेगुलेशन के तहत यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और रेड लाइट की व्यवस्था की गई है, उसी तरह देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया, अर्थात जिस रूल्स और रेगुलेशन को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है और लिपिबद्ध करने के पश्चात उसे दस्तावेज का रूप दे दिया जाता है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। अर्थात आप लोग संविधान का अर्थ समझ गए होंगे कि किसी भी एक देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम कानून को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो उस दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। अब है कि भारत में भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से संविधान आया होगा। निश्चित रूप से इसकी भी उत्पत्ति कभी ना कभी शुरुआत हुई होगी, किसी न किसी कारणवश शुरुआत हुई होगी। अब देखते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में एक विधान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आप अगले 15 वर्षों के लिए आपको अब भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। और इस रूप में वर्तमान में भी देखते हैं कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां विदेशों में व्यापार करती हैं। भारत में भी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड विदेशों में तेल एवं गैस उत्खनन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में लगी हुई है, जिसमें जो पूर्णतः नवरत्न कंपनी जिस पर सरकारी या सरकार की जो संपत्ति है। अब है कि जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आया तो व्यापार करने के दरमियान यहाँ की जो सत्ता थी वो जर्जर हो चुकी, अर्थात वो आपसी गतिरोध में लगे हुए थे, आपस में उलझे हुए थे। इन स्थितियों का इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने फायदा उठाया और
फायदा उठाकर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा। परिणामतः क्या हुआ? परिणामतः अंग्रेज एवं यहाँ के स्थानीय जो निजाम थे, बादशाह थे, उन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ। सबसे पहला युद्ध पलासी का हुआ, जो 1757 में हुआ। पलासी के युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इसके पश्चात दूसरा युद्ध हुआ बक्सर का। ये 1764 में हुआ। इसमें एक तरफ बंगाल के नवाब, अवध के नवाब एवं मुगल बादशाह अर्थात तीन की सम्मिलित सेना और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। इस युद्ध में भी अंग्रेज ही विजयी हुए और अंग्रेज के विजयी होने के पश्चात इन तीनों की जो सत्ता थी वो अंग्रेजों के अधीन चली गई। अंग्रेज अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए, कायम रखने के लिए अंग्रेजों ने विधि का निर्माण करना शुरू किया जो उनके हितों के लिए हो। तो इसके तहत देखते क्या है कि सर्वप्रथम 1773 में अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लाया और उसके तहत यहाँ पर शासन करना शुरू हुआ। अर्थात इसका भारत में संविधान एक बार ही नहीं आया, इसका क्रमशः विकास हुआ है और ये विकास क्रम 1947 तक चला। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक स्वतंत्र संविधान सभा ने भारत में संविधान का निर्माण किया। अब हम लोग संविधान समझ गए कि संविधान क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इसकी उत्पत्ति कब हुई, अब क्यों हुई। संविधान की उत्पत्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शासन के सफल संचालन के लिए होती है। अब है कि व्यवस्था कैसी व्यवस्था, अर्थात निर्णय निर्माण की शक्ति किनके पास है, विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है, समस्या का समाधान किस तरीके से होगा, लोगों के अधिकार एवं कर्तव्य क्या क्या होंगे, और इन सारी चीजों पर इसमें चर्चा की जाती है। अर्थात संविधान क्या है और इसकी ये जो कंसेप्ट में उभर के आया, ये अस्तित्व में आया, ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए आया। अब इसके पश्चात देखते हैं संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है। संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जो शासन संचालन एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आता है। तो शासन संचालन एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आता है, तो क्या ये सिर्फ डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक देशों में आता है या अन्य देशों में भी आता है? तो देखते हैं कि साम्यवादी शासन प्रणाली हो या सैनिक तानाशाही प्रणाली हो या अन्य कोई शासन प्रणाली हो, सभी जगह पर व्यवस्था एवं शासन संचालन के लिए एक संविधान की जरूरत होती है और सभी अपने अनुरूप संविधान का निर्माण करते हैं। अर्थात संविधान सभी प्रकार की शासन प्रणाली में पाया जाता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि संविधानवाद क्या है। तो संविधानवाद एक ऐसी संकल्पना है जो संविधान पर आधारित होती है, जिसमें सरकार की शक्ति सीमित एवं विधि के अधीन होती है। अब संविधानवाद के तहत देखते हैं कि इसमें क्या क्या तत्व रहने चाहिए। पहले, संविधान लिखित हो, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता हो। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं क्या हुई कि एक निश्चित समय पर निष्पक्ष चुनाव का होना, विधि के अधीन होना, तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता हो। और तीसरा, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन हो, अर्थात विधि के ऊपर कुछ नहीं हो। जो संसद कानून बनाती है या विधायिका जो कानून बनाती है, उस कानून के अनुसार शासन का संचालन हो। तो संविधानवाद में हम देख रहे हैं कि क्या क्या चाहिए कि लिखित संविधान चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन हो, सरकार की शक्तियां सीमित हो एवं विधि के अधीन हो। अब संविधानवाद का उदाहरण कौन है? तो संविधानवाद के उदाहरण आपके हो गए भारत, जापान, ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन को अपवाद में लिया जाता है क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अब आते हैं संवैधानिक विधि पर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर। संवैधानिक विधि क्या है? संवैधानिक विधि मूलतः संविधान में
स्पष्टतया जिस विधियों का उल्लेख किया गया या बाद में जोड़ा गया ही संवैधानिक विधि है। जैसे मूल अधिकार, चुनाव आयोग, इसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और संविधिक विधि या इसे वैधानिक भी कहते हैं कि संसद द्वारा बनाई गई विधि को ही वैधानिक विधि कहते हैं। ये समय एवं परिस्थिति के अनुसार कानून और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करने के लिए लाया जाता है। जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसके पश्चात देखते हैं कि कभी कभी कुछ संस्थाएं या कुछ कानून भी अस्तित्व में उभर के आते हैं जो संसद से पारित नहीं करवाया जाता है। ये कार्यपालिका आदेश के द्वारा होता है। जैसे देखते हैं नीति आयोग, इससे पहले योजना आयोग, ये कार्यपालिका आदेश के पश्चात अस्तित्व में उभर के आया। अब हमने इसे तो संविधान को समझ लिया। अब भारतीय संविधान के तहत देखते हैं कि आखिर ये संविधान देता क्या है, तो उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। संविधान यह लिखित दस्तावेज है। यह लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज का कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोगों या सरकार एवं लोगों का लक्ष्मण रेखा, उसे पता है कि हमें किस क्षेत्राधिकार के तहत रहते हुए कार्य करना है। उसे अपने कार्य एवं अधिकार के बारे में यहां से पता चलता है। दूसरा, ये शासन के सफल संचालन के लिए आता है एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बना रहता है। अर्थात शासन के संचालन एवं व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए संविधान की जरूरत होती है और इसी कारण ये अस्तित्व में भी आता है। तीसरा, यह सरकार एवं व्यक्ति के मध्य कड़ी है। संविधान एक कड़ी का भी कार्य करता है। किनके बीच? सरकार एवं लोगों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। किस रूप में? तो ये सरकार के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, उनकी व्याख्या करता है। लोगों के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, उनकी व्याख्या करता है। दोनों के मध्य कौन से किस तरीके के संबंध होंगे, उनकी व्याख्या करता है। अर्थात ये एक कड़ी का कार्य करता है। एक कड़ी का कार्य करता है। तीसरा, यह लोगों को एक दृष्टि देता है, एक विजन देता है। कैसी दृष्टि? अपने परिवार के संदर्भ में, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के संदर्भ में, जिसमें जिस नजरिए से वो देखना चाहता है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो किस कसौटी पर कस के वो उस कार्य को करें जो उचित एवं अनुचित में उसे हम बांट सकते हैं। तो विधिक रूप से वो संविधान ही है जिसकी कसौटी पर कोई भी कानून या कोई भी व्यवहार कसा जाता है कि ये कार्य उचित है या ये कार्य अनुचित है। इसके आगे संविधान, विशेषकर भारत में संविधान सामाजिक न्याय की गारंटी देता है। सामाजिक न्याय क्या है? तो सामाजिक न्याय को समझने के लिए कि जब किसी भी मानक के बिना, जैसे कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी को विशेषाधिकार ना देना, अर्थात इसे दूसरे रूप में समझने का प्रयास करते हैं। यह एक नदी है और नदी, यहाँ पर शेर भी पानी पीने के लिए आता है, यहाँ बकरियां भी, अन्य जानवर भी आते हैं, ये बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शेर निर्भीक होकर पानी पीता है, लेकिन दूसरे प्राणी निर्भीक होकर पानी नहीं पी पाते, चूंकि प्यास दोनों का कॉमन है। अब दोनों का कॉमन है अर्थात ये भय से, तो समाज में भय एवं भेदभाव के कारण कुछ वर्ग पीछे रह जाते हैं और कुछ वर्ग इसका विशेष फायदा उठाते हैं। उस भय एवं भेदभाव को मिटाकर समाज के अंतिम लोगों के लिए भी कार्य करना ही सामाजिक न्याय है। तो संविधान सामाजिक न्याय की भी गारंटी देता है। तो आज आप लोग संविधान के संदर्भ में आज समझ गए होंगे। आज की क्लास इतनी ही, फिर